दीनाराम जी भाकर के परिवार के लोगों, यहाँ आए हुए तमाम सम्मानित बुजुर्गों और खासकर हमारे बहुत ही कर्मठ विधायक जिनसे प्रदेश को बहुत उम्मीदें हैं, ऐसे भाकर साहब, डूडी साहब, नए जो नौजवान हैं, हमारे यूनियन के अध्यक्ष निर्मल चौधरी, आप तमाम लोगों का मैं सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जब मुकेश जी ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, शहीद का मामला है, आपको आना पड़ेगा, मेरे दोनों पैरों में, एक पैर में चोट है और एक पैर में घाव है, पट्टी बंधी हुई है, और इसके बावजूद मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा और मैं आके ये महसूस कर रहा हूं जैसे मैं गंगा स्नान करके जा रहा हूं। मैं ये जो शहीदों की जब शहादत होती है, सारा जिला टूट पड़ता है, डीएम आता है, एसएसपी आता है उनके दाह संस्कार में, लेकिन उसके बाद उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं लेता। मुकेश जी, मैं कहूंगा कि आज के बाद भी इस परिवार की देखभाल आप लोग रखिएगा और उनके दुख सुख में शरीक होइएगा, वो असली श्रद्धांजलि होगी। ये तो एक रिचुअल है, ये तो एक रिवाज है कि हम आए और हमने फूल चढ़ा दिए, ये नाकाफी है, काफी नहीं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। कुछ महीने पहले इस देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद उतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। वो आंदोलन था किसानों का। किसान 12 महीने से ज्यादा धरनों पे बैठे रहे, धूप में, बारिश में, सर्दी में, लेकिन एक चिड़िया को भी कंकड़ नहीं मारी, कोई हिंसा नहीं हुई और लगभग 700 किसान उसमें शहीद हो गए। मैं गवर्नर था, मुझे बहुत तकलीफ थी कि देखो हमारे लोगों की क्या दुर्गति हो रही है। प्रधानमंत्री के घर से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे वो पड़े हुए हैं और कोई जाके उनकी खबर नहीं ले रहा। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से उसके कॉन्डोलेंस की चिट्ठी आती है, लेकिन 700 किसानों के मरने पे कोई प्रस्ताव नहीं हुआ। पार्लियामेंट में एक हर्फ किसी ने आज तक नहीं बोला है उन किसानों की शहादत के बारे में। तो ये मुझे बहुत अखरा, बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। मैं गवर्नर था, मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं अनुशासन में रहूं, ये बोलूं कि ना वो। 10 दिन तक मैं सोचता रहा और आखिरकार मैंने तय किया कि जो होगा देखा जाएगा। अपना इस्तीफा अपनी जेब में रखा और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया। मैंने उन्हें जाके कहा कि साहब ये इस तरह से बैठे हैं जिनको आप मेरे कपड़ों में बैठे हुए देख के समझते हो कि ये नाकाफी लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये 40-40 गांव के चौधरी हैं, 40-40 गांव की पंचायत में इनका आदेश चलता है, इनकी बात मानिए, इनकी बात सुनिए। तो उन्होंने पूरी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। उन्होंने कहा सरकार भाई चले जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने कहा कि आप जानते नहीं हो इनको, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ना आप सिखों को जानते हो और ना आप उत्तर भारत के चौधरी लोगों को जानते हो। सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे शहीद कर दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। और हमारे वाले ये तो 6ठे महीने लाल किले पे चढ़े रहते थे। अकबर की कब्र उखाड़ के उसका दाह संस्कार कर दिया था। ये तो किसी के काबू में आने की चीज नहीं है। इनसे लड़ा नहीं जाता, इनसे बातचीत करके मसले को हल किया जाता है। खैर उस दिन तो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में 3-4 महीने बाद उन्होंने माफी मांग के उन कानूनों को वापस लिया और ये भी कहा कि हम एमएसपी भी लागू करेंगे।
अब मैं 2 मिनट में आपको एमएसपी भी समझाना चाहूंगा। एमएसपी से हमारी जिंदगी है। एमएसपी का मतलब है कि किसान की फसल का दाम अगर इससे नीचे गिर जाएगा तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करके उसको खरीद करेगी, लेकिन वो खरीद करेगी तो फिर अडानी का क्या होगा, इसलिए एमएसपी लागू नहीं हो रही। मैं पढ़ता था कॉलेज में, तो शाम को हॉस्टल में रहता था, खाना खा के हम टहलने चले जाते थे। एक कब्रिस्तान था वहां, उस कब्रिस्तान में एक कव्वाली गाया करता था, तो उसका एक शेर सुन के मैं खड़ा हो जाता था और मुझे लगता था कि ये इसने हमारे ही लोगों के लिए, किसानों के लिए ही कहा है। वो कहता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। किसानों का इस देश में कत्ल हो रहा है, उनको पता भी नहीं, वो बिना जाने गरीब हो रहे हैं। वो जितनी चीजें पैदा करते हैं उनके दाम उस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं, जितने वो खरीदते हैं उन चीजों के दाम बढ़ते हैं। लिहाजा उनकी खरीदने की ताकत कम होती जा रही है, वो गरीब होते जा रहे हैं। तो एमएसपी को लागू किए बिना भी काम नहीं चलने वाला। सरकार का इरादा जो मुझे लगता है कोई नेक नहीं है। इनका इरादा है कि खेती को खत्म कर दो, खेती को बिना मुनाफे की कर दो, ताकि किसान इसको छोड़ के शहरों में चला जाए, मजदूरी करने लगे और खेती को कॉर्पोरेट को दे दो। इनके बच्चों के पास एक ही चीज थी जिसको फौज कहते हैं, जिसमें अपनी जान सटा के, बलिदान करके, कुर्बानी करके जाता था और मौका पड़ने पे फौरन शहीद हो जाता था। अब वो रास्ता भी बंद कर दिया ये अग्निवीर करके। अग्निवीर का मतलब है कि आपको 5 साल आप रहोगे, 1 साल ट्रेनिंग का, 4 साल नौकरी का, और उसके बाद आप हटा दिए जाओगे। ना आपको पेंशन मिलेगी, ना आपको कोई फायदा होगा। तो एक तरह से गांव के आदमी की जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब इनके खोलने का एक ही तरीका है, और वो है कि इस सरकार को मौका पड़ने पे हटा देना। और मैं ये भी कहूंगा कि हमारा आंदोलन में मांग करते हैं, हमारी ये मांग, हमारी वो मांग, हमारा ये कर दो। क्यों करते हो भाई? ऐसे बनो जो तुमसे लोग मांग करें, अपना राज कायम करो, ताकि तुमसे ये लोग मांगे, मालदार लोग, कि हमारा ये काम कर दो। और वो तभी होगा जब आप दिल्ली में अपना किसानों का राज कायम कर दोगे। उस वक्त जात बिरादरी में नहीं पड़ना, उस वक्त फिरकेबाजी में नहीं पड़ना, उस वक्त आप पड़ोसी से रंजिश को याद मत रखना। इकट्ठा होके एक बार किसानों का राज बना दो और फिर देखो आपको कोई नहीं छेड़ सकता। मैं बहुत लंबी तकरीर करने के इरादे से नहीं आया हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपके एमएलए दोनों तीनों बहुत अच्छे हैं और ये बहुत दूर तक जाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो ये प्रदेश के नेता होंगे आने वाले दिनों में। आपको मैं एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं। मैं जब गवर्नर था तो इन दिनों वहां एक सीआरपीएफ के जवानों का कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें लगभग 1000 जवान थे। उसमें टेररिस्ट ने घुस के अपनी गाड़ी मारी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए एक झटके में। मैं बहुत तकलीफ में था, मैंने प्रधानमंत्री को ढूंढवाया कि उनको बताऊं। वो नेशनल कॉर्बेट पार्क में अपने फोटो खिंचा रहे थे, अपनी क्या बोलते हैं उसको, नहीं अपनी फिल्म बनवा रहे थे। वो देर से मेरे हाथ लगे। उन्होंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसे ऐसे हुआ, ये 40 जवान शहीद हो गए और ये हमारी गलती से हुआ, क्योंकि उन जवानों ने कहा था कि हमको 5 हवाई जहाज दे दीजिए तो हम सारे बिना सड़क के चले आएंगे। उनको 4 महीने तक लटका के रखा, भास्कर में रिपोर्टेड है वो।
4 महीने तक लटका के रखा और आखिर में मना कर दिया तो उनको सड़क से आना पड़ा। सड़क से आना बहुत खतरनाक होता है। सड़क को सैनिटाइज नहीं किया गया था, सड़क के नाकों पे कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी, कोई रोकने वाला नहीं था, और वो टेररिस्ट आया और उसके उसने एक बस में, जवानों की भरी हुई बस में गाड़ी मार दी, विस्फोट कर दिया, 40 लोग हाथ के हाथ शहीद हो गए। जब मैंने ये बताया तो मुझे प्रधानमंत्री ने कहा नहीं नहीं अभी आप चुप रहो, इससे मत बोलो, ये मत कहो कि हमारी भी गलती है। मैं समझा शायद ये जांच कराएंगे, वो जांच आज तक नहीं हुई है। वो तो तीसरे दिन पुलवामा की ट्रेजेडी को इन्होंने अपने हक में बदल दिया और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा। पूरे चुनाव में इन्होंने कहा कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद करना, और उस पर इन्होंने वोट डलवाया और इस सरकार में आ गए। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि पुलवामा के शहीदों का कोई इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है। उनकी बेवाएं अभी भी रोती हैं, उसी तरह बिलखती हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस बार के चुनाव में भी जब आप वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना और वोट उनकी शहादत के नाम पे डालना, ताकि कोई भी शासक ये दुस्साहस ना कर सके कि अपने सिपाहियों की शहादत का मजाक उड़ा सके।